हे एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत करते हैं आज के सेशन पे, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, जिसका नाम है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। युग्मक जनन समझ लीजिए कि बोर्ड के लिए, इवन नीट के लिए भी सबसे बड़े टॉपिक में आता है। मैं इतना बता दूं आपको कि पिछले 2 सालों में नीट में सिर्फ क्वेश्चन जो इस चैप्टर के आए थे वो सिर्फ इसी चैप्टर के आए थे। बोर्ड में हमेशा अंडाणु जनन युग्मक जनन का अंतर पूछा ही जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिविजुअली 3-4 नंबर पे शुक्राणु जनन भी और अंडाणु जनन भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। बच्चों से कई बार इसके सीक्वेंस या इतनी सारी कोशिकाओं के नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, या फिर बच्चे ये भूल जाते हैं कि इस क्रम के बाद कौन सा विभाजन हुआ, इस क्रम के बाद कौन सा विभाजन हुआ। तो आज मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे समझने का, और उसके बाद हम इस पे कैसे थ्योरी लिख सकते हैं और कैसे हम अपने 3 नंबर या फिर नीट के वो 4 नंबर कैसे हम इसमें डन कर सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। एक आज के शॉर्ट में मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगा, फिर आप ooजेनेसिस के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें, और अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ही बात करते हैं। देखो 3-4 बातें जो आप लोगों को सबसे पहली बात करनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है, ठीक है, यह प्रक्रिया कहां पर होती है? यह प्रक्रिया होती है जनाब वृषण में। ठीक है, यह वृषण में होती है, और वृषण के अंदर कहां पर? वृषण के अंदर होती है शुक्रजनक नलिका में। ठीक है, वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका में होती है। जब आप वृषण के डायग्राम को पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आपको आ जाएगा, शुक्रजनक नलिका के अंदर होती है। शुक्रजनक नलिका के अंदर कौन सी कोशिका? कोशिका का नाम कौन सी कोशिका इसे प्रदर्शित करती है? तो जो कोशिका प्रदर्शित करती है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, उस कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो ये विभाजन को स्टार्ट करेगी। ठीक है, ओके। तीसरी बात ये होती है कि सबसे बड़ा एक अंतर आता है कि नर और मादा के युग्मक जनन में नर का जो युग्मक जनन है वो जन्म के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब क्या बोलना चाहिए, जन्म के यौवनारंभ के बाद। ये प्रक्रिया जो है कब स्टार्ट होती है? यौवनारंभ के बाद। ठीक है, ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी यौवनारंभ के बाद प्रारंभ होती है, उससे पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, प्रारंभ होगी, मतलब ये हमेशा जब भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो यौवनारंभ के बाद ही स्टार्ट होता है। मतलब अगर नर में अगर अपन माना जाए तो 12 से 14 साल का जब लड़का हो जाएगा तब ये स्पर्म बनना शुरू होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा क्या। एक डायग्राम बनाते हैं, पहले उसी को समझते हैं, फिर आप उसका थ्योरी भी बना सकते हैं। थ्योरी बनाना आपको आज मैं सिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले 2n का मतलब एक द्विगुणित कोशिका है। एक द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका मतलब जिसके पास गुणसूत्र जो है वो डबल नंबर पे, मतलब जोड़े में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आप इसे कह सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। आप इसे कह सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। वैसा मेरा सुझाव पर्सनली है कि आप ये जो मैं लिख रहा हूं शब्दों में वैसा ही लिखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि कई बार ये जो है ना इन्हीं नामों से हिंदी में भी लिख दिया जाता है। स्पर्मेटोगोनिया वो कोशिका है जो विभाजन प्रारंभ करेगी। इसने सबसे पहली बार, अब या तो ये तो कुछ संख्या में ही होगा, अब अगर इसे साल भर करना है तो इसे अपनी संख्या बढ़ानी होगी, अदरवाइज इसका नंबर कम हो जाएगा और एक समय के बाद स्पर्म बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ये अपनी बहुत सारी संख्या बढ़ा लेता है, और जब ये अपनी बहुत सारी संख्याओं को बढ़ा लेगा तो इस समय ये गुणन कर रहा है, इसलिए बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, इस प्रावस्था को हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। अब अगर आप इसका थ्योरी लिख रहे हैं कि गुणन प्रावस्था के बारे में बताओ, तो आप थ्योरी कैसे लिखेंगे? पहली प्रावस्था है जिसमें शुक्राणु मात्र कोशिका अपनी संख्या को बढ़ाती है, और संख्या को बढ़ाने के लिए जो विभाजन लगता है मेरे बच्चे, उसका नाम है समसूत्री विभाजन। तो आप इन्हीं बातों को पॉइंट दर पॉइंट, आप बिंदु दर बिंदु आप उसमें लिखते जाएंगे। आपके कम से कम 5 से 6 पॉइंट सिर्फ गुणन प्रावस्था में बन जाएंगे कि शुक्राणु मात्र कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी बहुत सारी संख्या को बढ़ाता है, और जब ये बढ़ाता है तो हम उसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। डन, ओके। अब इनमें से कोई एक कोशिका, इनमें से मान लेते हैं कोई एक कोशिका ने अपनी आकृति में थोड़ी सी वृद्धि की है। इस कार्यक्रम को, बस इतने से इतना कार्यक्रम जो है ये दूसरी प्रावस्था में आ गए, और इस अवस्था का नाम होता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था मतलब ग्रोथ फेज होता है, इसमें उसमें वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने के दौरान अब इसका नाम, अच्छा ये जो बना हुआ है ये स्पर्मेटोगोनिया है। इनमें से अगर कोई सिंगल है, सिंगल का मतलब समझते हैं ना, एक है, अगर एक है तो आप उसे कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया।
ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। तो गोनियम और गोनिया में डिफरेंस ये है कि याद रखना सिंगल है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोगोनिया, आप इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, खैर ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल अब यहाँ पर बन गया एक स्पर्मेटोगोनिया। अब इन्हीं में से एक ने वृद्धि की और वृद्धि करने के बाद अब इसका नाम पड़ जाता है, इस कोशिका का नाम पड़ जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है और वृद्धि हुई है, मात्र बन गया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब ये क्या करेगा, यहां से इसने विभाजन किया और अब की बार जो विभाजन हुआ है वो विभाजन है जनाब अर्धसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है? आधी। और जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी तो अब हम इस कोशिका का नाम रख देंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। यहां पर एक बात बहुत ध्यान पे रखनी होगी, यदि आपने 11th में पढ़ा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो प्रकार का होता है। प्रथम विभाजन जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और यही जब विभाजन अर्धसूत्री 2 बार में होता है तब गुणसूत्रों की संख्या हमेशा बराबर ही बनी रहती है। तो ये विभाजन हो गया अर्धसूत्री प्रथम, और अब की बार हमने जो दूसरा विभाजन किया है वो है अर्धसूत्री द्वितीय। 2 पद में ये विभाजन होता है। विभाजन होने के पश्चात अब द्वितीय कोशिका नाम था, इसका नाम होता है शुक्राणुप्रुषु, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्पर्मेटिड, ये इंग्लिश नाम है स्पर्मेटिड। ओके, तो यहां तक हो गया बेटा जी विभाजन। पहली कोशिका शुक्राणु मात्र कोशिका, जैसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, उसने बहुत सारी कोशिका बना ली, स्पर्मेटोगोनियम बन गया, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनियम में से एक जो है अपना विभाजन वृद्धि करेगा, वृद्धि करने के बाद इसने विभाजन किया और इसे अपन कहते हैं 3rd नंबर पे, इसे अपन कहते हैं पुनरोद्भवन, मतलब वो प्रचुरोद्भवन अवस्था। इस अवस्था को हम कहते हैं प्रचुरोद भवन प्रावस्था। तो आप अगर इस सिर्फ डायग्राम को भी बना देते हैं ना 3 नंबर के क्वेश्चन पे, तो आपको इतने से भी बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, आपको इतने से भी एक प्रैक्टिस मिल जाता है, अच्छा नंबर मिल सकता है। अब शुक्राणु पुरुषों के बाद अब विभाजन नहीं करना है, यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं विभेदन। विभेदन को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये एक अलग प्रक्रिया है, इसमें विभाजन नहीं विभेदन होता है, और नाम याद रखना कि इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। और अब की बार यह जो है स्पर्म का निर्माण कर लेता है, देखो ये स्पर्म का निर्माण कर लेता है, और इस अंतिम कोशिका का नाम जो हमने बनाया है इसका नाम होता है बेटा, ये कोशिका जिसका नाम है मतलब क्या बोल सके इसे, स्पर्मेटोजोआ। तो यहां तक प्रक्रिया डन हो गई। ये कोशिकाएं हैं, ये विभाजन है, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। पहली कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, और ये ठहरी 5वीं कोशिका। विभाजन के नाम को मैंने ग्रीन से शो किया है, समसूत्री, अर्धसूत्री द्वितीय, और फिर इसके बाद यहां पर ये चौथी प्रक्रिया हो गई जिसका नाम विभेदन है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर ऐसे ऐसे करके हमने इस तरफ लिख दिया है, आप इसे ध्यान रखना, वैसे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, मैं इसे चेंज कर देता हूं, इस तरफ कोशिका का नाम लिख देता हूं और इस तरफ विभाजन का नाम, है ना। तो बच्चों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये 5वीं कोशिका जिसका नाम है, इसका नाम होता है स्पर्म, यानी आप इसे कह सकते हैं शुक्राणु। ओके, और यहां पर जो प्रक्रिया हुई है इसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, डन। तो प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट हो गई, स्पर्म बन के रेडी है। यहां तक हम कार्यक्रमों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कार्यक्रम आप अच्छे तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको एक तरफ पूरा कोशिका का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ विभाजन का नाम लिखा हुआ है, इधर पे उनकी प्रावस्थाओं का नाम लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। 3 प्रावस्था, 3 प्रकार का विभाजन, एक विभेदन और इतनी कोशिकाओं के नाम। आपको याद रखना है कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित होती है, द्वितीयक अगुणित होती है, शुक्राणु पुरुषु भी अगुणित है, स्पर्म भी अगुणित है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक बात बतानी है, कमेंट सेक्शन पे मुझे जवाब बताइएगा कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रक्रियाओं को कंप्लीट होने में कितने दिन लगते हैं, कितने दिन लगेंगे इस प्रक्रिया को समाप्त होने पे। कमेंट सेक्शन पे जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों से इस
अमेजिंग फैक्ट को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डे कितने होते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।